अब आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, देखो फ्रेश टॉपिक। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डीमेटलाइजेशन का मतलब क्या होता है और डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है। इन दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के दो तरीके हैं जो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। ठीक है, पहले आप डीमेटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझो। क्या लिखा हुआ है? It is a process where securities held by the investor in physical form are cancelled। आपने कौन सा वाला कैंसिल करवा दिया? फिजिकल फॉर्म कैंसिल करवा दिया। एंड द इन्वेस्टर इज गिवन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री ऑन नंबर सो दैट ही or she can hold it as an electronic balance in an account. The process of holding securities इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमेटलाइजेशन। अब देखो एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास पासबुक है, बैंक आपको पासबुक देता है। अब बैंक आपको पासबुक देता है तो जब भी आपके पास कोई पैसे डालता है तो आप बैंक भागे जाते हो जमा कराने। ये फिर आप एंट्री कराते हो पासबुक काउंटर पे। फिर जब आपको पैसे निकालने होते हैं फिर आप लाइन में लगते हो और क्या करते हो, लाइन में लग के पैसे निकालते हो। ये था हमारा पुराना सिस्टम बैंकिंग का। लेकिन मैंने एग्जांपल बैंकिंग का लिया है। ऐसे ही सिस्टम हुआ करता था पहले शेयर्स के ट्रेडिंग का। लेकिन अब शेयर्स की ट्रेडिंग क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, स्क्रीन बेस हो गई है, डीमैट अकाउंट के थ्रू हो गई है। मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, कहीं नहीं जाना। तो इस सिस्टम को जिसमें आपने पेपर मोड को कैंसिल करवा के ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम को ले लिया, तो इस सिस्टम को बोला गया डीमेटलाइजेशन। इसमें आपको एक नंबर मिल गया, आईडी मिल गई, पासवर्ड मिल गया, जो मैंने आपको बताया था। एक सेपरेट वीडियो भी है, उसमें आप समझ गए। डीमेटलाइजेशन का मतलब हुआ ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें पेपर फॉर्म को हम नहीं करना चाहते, हम सारा कैसे करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में करना चाहते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड डीमेटलाइजेशन। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिपॉजिटरी। ये डिपॉजिटरी कौन होते हैं? तो देखिए पढ़ रहा हूं मैं। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन विच ट्रेडिंग इज डन। अब ये डिपॉजिटरी कौन है? जिनके पास सिक्योरिटीज है, जिससे हमारा ब्रोकर खरीद के हमारे खाते में डालेगा। ठीक है, इट वर्क जस्ट लाइक अ बैंक हु कीप कस्टडी ऑफ कस्टमर मनी। जैसे एक बैंक कस्टमर का पैसा रखता है, ऐसे ही शेयर्स कौन रखता है? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी से हम खरीदते हैं, समझ गए। डिपॉजिटरी हमारे पूरे ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। तो इंडिया में कितने डिपॉजिटरी हैं? दो, सीएसडीएल और एनएसडीएल। एनएसडीएल और सीएसडीएल ये भी दोनों नेशनलाइज हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आती है, आपको याद रखना है। ठीक है, एनएसडीएल इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी प्रेजेंटली ऑपरेशनल इन इंडिया। एनएसडीएल क्या है? लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है। ये मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपके पास या आपके मम्मी पापा के पास पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड आप देखना पीछे सबसे नीचे देखना, आपको लिखा मिलेगा एनएसडीएल या सीएसडीएल। मतलब पैन कार्ड का भी जो ऑथेंटिकेशन है, जो उसकी ड्राफ्टिंग है, जो उसको बनाया है, वो कौन संभाल रहा है? ये डिपॉजिटरी ही संभाल रहा है। क्योंकि पैन कार्ड भी किसके थ्रू बनता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो डिपॉजिटरी समझ गए ना आप? डिपॉजिटरी का मतलब है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की सिक्योरिटीज को होल्ड कर रहा है आपके बिहाफ में और कंपनी के बिहाफ में। जैसे मान लो कंपनी को कल पता करना हो कि भाई आज हमारे पास 6 सितंबर की डेट में कितने लोग हैं, कितने शेयर होल्डर हैं, तो ये डीमैट अकाउंट जो बना रहा है, या हमें थोड़ा ना पता होगा, ये बता देगा, उसको डिपॉजिटरी बता देगा कि आज की डेट में आपके इतने शेयर होल्डर हैं और इतने शेयर होल्डरों ने शेयर खरीदा बेचा है। तो ये हो गया हमारा डिपॉजिटरी। अब हमारे पास टॉपिक आ गया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग की क्लास में, हमारे पास मार्केट दो टाइप की है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म मार्केट में हमने पढ़ा था मनी मार्केट काम आती है, मनी मार्केट बोलते हैं उसको, जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है और लोग शॉर्ट टर्म के लिए पैसे रेस करते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं जो मार्केट है, पूरी मार्केट में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। जो कुछ आपने नाम भी सुने होंगे, कुछ आपने नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। कैसे पढ़ना है? टॉप टू बॉटम पढ़ना है, लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ना। राइट, चलो अब आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल खत्म करते हैं
कॉल मनी। कॉल मनी क्या कहता है? फर्स्ट देखो, कॉल मनी कहता है पहला पॉइंट, कमर्शियल बैंक बोरो मिनिमम कैश बैलेंस CRR। मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको पूरा मैं समझा रहा हूं। मैंने समरी चार्ट बनाया है, बुक में आप देखोगे तो आधे पेज में पूरा होगा। कॉल मनी एक, फिर ट्रेजरी बिल। तो देखो कॉल मनी क्या कहता है। कॉल मनी समझो अब क्या होता है, जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक और दोनों बैंक के ऊपर RBI ने बोला है कि आपको CRR बनाना है। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। कि CRR क्या होता है? CRR होता है कि मिनिमम कैश बैलेंस आपको रखना है, सारा पैसा आपको लोन नहीं दे देना। ये कौन बोलता है? RBI। तो इस चीज को पूरा करने के लिए अब जैसे मान लो इंडियन बैंक के पास सारे पैसे खत्म हो गए, तो वो कहाँ जाएगा? वो भगा भगा जाएगा किसके पास? मान लो PNB बैंक के पास भगा भगा चला गया और उससे बोलेगा भैया मुझे ना CRR मेंटेन करना है, वरना RBI मुझ पे पेनल्टी लगा देगी। तो ये जो शॉर्ट टर्म के लिए उसने पैसे मांगे, इसे हम बोलते हैं CRR के लिए पैसे मांग रहा है, और इसे हम बोलते हैं कॉल मनी। पैसे मांगे कॉल की, पैसे की, और बहुत जल्दी रीपे कर देगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। कॉमर्शियल बैंक बोरो मिनिमम कैश बैलेंस। कॉमर्शियल बैंक मांग रहा है, क्या कह रहा है? मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए, जैसे कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा पॉइंट देखो, 15 डेज। अब देखो पूरे जितना आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हो, इन सबका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो मिनिमम पीरियड क्या होगा? किसी का 10 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 6 दिन, किसी का 6 महीने। इसका कितना है बताओ? मैक्सिमम पीरियड कितना है? 15 डेज। मतलब 15 डेज में एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे वापस कर देगा। अब तीसरा पॉइंट है कॉल रेट। कॉल रेट क्या है? ध्यान से समझो। कॉल रेट का मतलब है, अब देखो जाहिर सी बात है, एक बैंक दूसरे बैंक को जब पैसे देगा, चाहे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, पैसे जब दे रहा है तो कुछ ना कुछ कमाएगा। तो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा थोड़ा बहुत रेट से, उसे हम बोलते हैं कॉल रेट। तो कॉल रेट अगर एग्जाम में MCQ बन के आए तो क्या लिखोगे? कॉल रेट वो रेट है जो एक बैंक दूसरे बैंक से चार्ज करता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जो उसने पैसे दिए थे। ये हमारा हो गया कॉल मनी। अब आ जाओ आप दूसरा, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या है? देखिए पहला पॉइंट देखते हैं। ट्रेजरी बिल का पहला पॉइंट है इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान से समझो आप, ये ट्रेजरी बिल कौन इशू करते हैं? पहली बात RBI इशू करता है। कौन बोलता है इशू करने को? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरे इंडिया में राज कर रही है वो गवर्नमेंट। जैसे आज बात करें तो NDA गवर्नमेंट, BJP। यानी अगर सरकार को लगा कि पैसों की दिक्कत है, आप पब्लिक में या मार्केट में क्या इशू करो? ट्रेजरी बिल। तो इसे बोलते हैं हम क्या करना? ट्रेजरी बिल का इशू करना। कौन कर रहा है? RBI। क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार को पैसे चाहिए। पैसे कैसे आएंगे सरकार के पास? अरे भाई आप पैसे आएंगे आपके पास, कैसे आएंगे? आप RBI इशू करेगा क्या? ट्रेजरी बिल। पब्लिक क्या करेगी? खरीदेगी। तो पब्लिक के हाथ से पैसा गया, कहां आया? गवर्नमेंट के पास, शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें दूसरा पॉइंट लिखा है एश्योर्ड रिटर्न नेग्लिजिबल रिस्क। बताओ क्यों? अरे भाई गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, RBI थोड़ी ना बंद हो सकता है, RBI थोड़ी ना फ्रॉड कर सकता है। तो जो आप खरीद रहे हो ट्रेजरी बिल, चिंता मत करो, रिस्क नहीं है, डिफॉल्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट देखो, अमाउंट कितना है? 25,000। ट्रेजरी बिल्स आर आल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स सिंस इट्स इशू प्राइस इज लेस देन द रिडेम्पशन वैल्यू। बहुत बड़ी बात कह दी, टुकड़ों में समझाता हूं। पहला, मिनिमम अमाउंट जो लॉट है, लॉट कितने से चलेगा? 25,000 से चलेगा। यानी RBI मिनिमम लॉट इशू करेगी 25, 50, 75,000, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन सर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है जब से इशू होंगे बीच में आपको कोई इंटरेस्ट, कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, सारा पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा। समझ रहे हो? इसलिए बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। पैसे कुछ ज्यादा जरूर मिलेंगे लेकिन बीच में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए इसे जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा आगे क्या लिखा था? इशू प्राइस लेस देन रिडेम्पशन वैल्यू। ये अकाउंट्स की टर्म है। इशू प्राइस मतलब 90 रुपए का इशू होगा, ध्यान से समझो, इशू प्राइस लेस देन रिडेम्पशन वैल्यू। और रिडेम्पशन कितने की होगी? यानी पैसे वापस मिलेंगे आपको 100, 110, 105, ताकि आपको डिफरेंस में क्या हो जाए? फायदा हो जाए। यानी 90 रुपए का सरकार आपको बेचेगी, फिर आपसे वापस लेगी कितने में? 100 रुपए में, 110 रुपए में। तो डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? मुनाफा। इसे बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, जो अकाउंट्स में भी आप पढ़ोगे। तो ये हमारा हो गया क्या? ट्रेजरी बिल।
थर्ड हमारे पास देखो क्या आ गया, कॉमर्शियल बिल। क्या कहता है कॉमर्शियल बिल क्या होता है, ध्यान से समझो। अ कॉमर्शियल बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो आपने कहाँ पढ़ा है, क्लास 11th अकाउंट, जो नॉर्मल ट्रेडिंग में यूज होते हैं। क्या है ट्रेडिंग में, जैसे बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, हुंडी जो साउथ इंडिया में चलती हैं, ये है कॉमर्शियल बिल। क्या है ये, और नीचे देखो, इट इज अ शॉर्ट टर्म। क्या है ये, शॉर्ट टर्म है। कैसे पता चला, क्योंकि ये मनी मार्केट है। इट इज अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। एंड सेल्फ लिक्विडेटिंग, सेल्फ लिक्विडेटिंग मतलब आप खुद जाके इन कैश करा सकते हो, है ना, इंस्ट्रूमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिल, इसे क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल भी बोलते हैं। अब इसमें 3 पार्टीज होती हैं, याद करो 11th की अकाउंट्स, वही चीज तो है ये। इट हैज 3 पार्टीज, ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई। अब ये कौन कौन है, ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई? अरे मान के चलो ना, आपने मुझे फीस दी चेक के थ्रू, आप कौन हो, ड्रॉयर, मैं कौन हूं, ड्रॉई। मैंने उस चेक को अपने खाते में डाल दिया बैंक में, तो बैंक कौन है, पेई। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, चेक का इंस्ट्रूमेंट क्या है, यही तो ट्रेजरी कमर्शियल पेपर है, इसी को तो कमर्शियल पेपर बोलते हैं। खत्म, कमर्शियल पेपर समझ गए आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमर्शियल पेपर। पिछला हमारे पास था कॉमर्शियल बिल, कंफ्यूज नहीं होना। अब आया हमारे पास कॉमर्शियल पेपर। देखो ये क्या कहता है, पहला पॉइंट देखो क्या है, कॉमर्शियल पेपर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी। दो चीजें अंडरलाइन कर लो, लार्ज बड़ी बड़ी, और क्रेडिट वर्दी जिसकी गुडविल है, साख है जिसकी मार्केट में, वो कंपनियां इसको इशू करती हैं। ट्रेजरी बिल कौन इशू कर रहा था, आरबीआई। ये कौन इशू कर रहा है, कौन कौन सी कंपनियां, जो बड़ी हैं, क्रेडिट वर्दी हैं, है ना, और किस लिए, शॉर्ट टर्म फंड को रेस करने के लिए। जैसे मान लो रिलायंस को पैसे की जरूरत पड़ गई, समझ रहे, विप्रो की जरूरत पड़ गई, समझ गए, ये बड़ी बड़ी कंपनियां। अच्छा, अगला पॉइंट क्या कहता है, इट इज एन अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year। क्या बोला इसने, ये क्या है, अनसिक्योर्ड है। देखो जहां पे कंपनी आ गई, कॉर्पोरेट आ गया, वहां पे रिस्क है, पैसे डूबने का रिस्क है, इसलिए क्या है, अनसिक्योर्ड है। प्रोमिसरी नोट, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, प्रॉमिस ही तो है, एक कंपनी दूसरे से मांग रही है 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं वापस कर दूंगा आपको, प्रॉमिस है। हैविंग मैच्योरिटी पीरियड 15 दिन टू 1 ईयर, 15 days to 1 ईयर के बीच में पैसे आपको कंपनी देने का वादा कर रही है, 1 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड लास्ट पॉइंट देखो, एट डिस्काउंट एट रिडम्पशन एट पार, इसको पूरा लिख लो आप, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये भी कैसे होते हैं, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। फिर से वही बात, कंपनी आपको कह लेगी 90 रुपए में हमको दे दो, और जब वापस लेना तो 110, 120, समझ गए हो, यानी सस्ते में आपको बेचेगी वो इंस्ट्रूमेंट, और महंगे में आपसे वापस खरीदेगी, वही आपकी बीच की कमाई हो जाएगी। लास्ट पर्पस देखो, द पर्पस ऑफ इशू ऑफ कमर्शियल पेपर इज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स, दैट इज ब्रिज फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग। पैसा क्यों ले रही है कंपनी, शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसके पास वर्किंग कैपिटल के पैसे नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, कॉमर्शियल पेपर। लास्ट हमारे पास बचा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको खत्म कर लेते हैं। देखो क्या है ये टॉपिक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है ये, ध्यान से समझो। सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर शॉर्ट टर्म, पहली बात हो गई शॉर्ट टर्म, अनसिक्योर्ड दूसरी बात, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, 3 बातें हो गई। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, शॉर्ट टर्म का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अनसिक्योर्ड है, जो कि नेगोशिएबल है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफरेबल है। इशूड बाय, कौन इशू कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक्स और डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी ये कौन सी एक तरीके से जो फाइनेंशियल कंपनीज है, जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, वो इशू कर रहे हैं टू इंडिविजुअल, यानी हम लें आप लोगों को, एंड कंपनीज, यानी हम भी खरीद सकते हैं सीओडी, और कॉमर्शियल कंपनी भी सीओडी खरीद सकती है, ठीक है ना। सीओडी क्या हो गया, ये ऐसा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो शॉर्ट टर्म का है, नेगोशिएबल है, ठीक है ना, और इसको कौन इशू करता है, कॉमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, किसको, हम जैसे लोगों को और कंपनीज को। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, दे आर इश्यूड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी। ये देखो आजकल का जो माहौल चल रहा है 2020 में, ये ऐसा माहौल है, इसे बोलते हैं टाइट लिक्विडिटी, जहां पे पैसों की प्रॉब्लम हो, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम हो, तो कंपनियां तब इंस्टीट्यूशन ऐसे सीओडी इशू करती हैं, ठीक है ना। दे आर इश्यूड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी।
अच्छा, नेक्स्ट क्या है? मोबिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड। इससे क्या होता है? मोबिलाइज, इससे क्या फायदा होता है? बड़ा पैसा मार्केट में क्या हो जाता है, एक तरीके से इक्वलेट हो जाता है, बड़े लोगों से पैसे लेना और फिर छोटे छोटे लोगों को पैसे देना, इसे बोलते हैं मोबिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड। छोटी छोटी जरूरतों के लिए आप अपनी सीओडी मार्केट में इशू करके पूरा कर सकते हो, समझ गए? तो दिस इज द सीओडी, दिस इज व्हाट? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब हम लोग करते हैं, हमारे पास टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल लाइफ में जिसकी बातें होती रहती हैं वो है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म देख लीजिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया। इसे मार्केट का रेगुलेटर बोला जाता है क्योंकि ये पूरी मार्केट को, शेयर मार्केट को ऑब्जर्व करता है। कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए और मार्केट का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट वॉज सेटअप इन 1998 टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स एंड थस टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन ऑफ एडिक्वेट रिसोर्स थ्रू सिक्योरिटीज मार्केट। ये मार्केट में क्या काम करती है? रेगुलेटर का काम करती है और सुरक्षा देती है किसको? इन्वेस्टर को, कि आप चिंता मत करो, आपने जो पैसे लगाए हैं सेफ हैं, आपके पीछे हम काम कर रहे हैं और आपके लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना? ताकि मार्केट में इन्वेस्टर जो है पैसा लगा के जो घर में बैठा है उसका ऐसा ना लगे कि मेरा पैसा डूब गया। ये सेबी करती है। अच्छा, अगले पेज पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन। सेबी क्या है? एक कॉर्पोरेट संस्था है जो कि एक सेपरेट है। सेपरेट का मतलब क्या है? जैसे कंपनी होती है, कंपनी को खोला जाता है, कंपनी को फिर चलाया जाता है, तो ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको चलाया जा रहा है, इसकी एक सेपरेट एंटिटी है। और परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब सेबी कभी बंद नहीं हो सकती। सेबी का चेयरमैन होता है, चेयरमैन फिर अपॉइंट होता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, सरकारें बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ती, समझ रहे हो? सेबी एक ऑटोनोमस बॉडी। तो अब इसके आप टॉपिक पे आ जाइए जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, और वो है फंक्शंस ऑफ सेबी। फंक्शंस ऑफ सेबी देखिए, तो मैंने शॉर्टकट में क्या कोड बनाया है, PRD। यानी एग्जाम में अगर फंक्शन ऑफ सेबी आ जाएगा तो आपको पूरा नहीं लिखना, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि सेबी के कौन से फंक्शन बोल रहा है वो। या तो बोलेगा सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शन लिखो P, या तो बोलेगा सेबी के रेगुलेटरी फंक्शन लिखो R, या तो बोलेगा सेबी के डेवलपमेंटल फंक्शन लिखो तो D। तो एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, लेकिन अगर पता चले कुछ भी नहीं बोल रहा है, सीधा लिखा सेबी के फंक्शन, तो आप मिक्सअप पॉइंट लिख देना, कोई भी इन 3 हेडिंग में से जो आपको याद रहे। राइट, अब हम वन बाय वन देखेंगे। प्रोटेक्टिव फंक्शन है किसके लिए? देखो ब्रैकेट में लिखा है मैंने, फॉर इन्वेस्टर, यानी प्रोटेक्टिव के लिए किसके लिए काम करती है, किसकी सुरक्षा के लिए? इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर कौन है? मैं और आप, या कंपनी दूसरी कंपनी में जो निवेश करती है। इसकी कैसे काम करती है? पहला लिखा है प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, गलत काम को रोकना और फेयर काम को बढ़ावा देना। फेयर काम मतलब सही काम हो, गलत काम ना हो। दूसरा है कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग। ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, ध्यान से समझो। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कंपनी की खुफिया जानकारी जो कंपनी के पास सीक्रेट है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर बाहर जाएगी कंपनी के बिना बताए तो वो एक फ्रॉड है। जैसे मान लो आप दोनों मुझसे पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरी कुछ वीकनेस है, मेरी क्लास की कुछ वीकनेस है, हमारा कभी सर्वर हैंग हो जाता है, कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये बात को आपको पब्लिक में नहीं फैलानी चाहिए, उससे कंपनी की गुडविल खराब होती है, समझ लो। इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन लीक कर देना। जैसे मान लो दो कंपनियां कोई डील कर रही हैं, आपस में कुछ मर्जर एक्विजिशन की बातें चल रही हैं, कोई प्लांट खरीदने की बात चल रही है, अभी वो खरीदने की बात चल रही है, लेकिन आप ऐसी इन्फॉर्मेशन आप कंपनी में रहते हुए बाहर लीक कर देते हो, तो ये फ्रॉड है। इसको रोकने का काम करती है सेबी। रोकने का मतलब है पेनल्टी लगा रखी है सेबी ने, सब बहुत ज्यादा करोड़ रुपए की पेनल्टी है। प्रमोट फेयर प्रैक्टिस, सही काम को बढ़ावा देना, यानी सही काम को बढ़ावा कैसे देना? सही ब्रोकरेज चार्ज करे, समझ गए? सही आपका नाम हो, आपके ब्रोकर रजिस्टर्ड हो, मतलब फेयर काम करो आप। अनफेयर काम करने की यहाँ आप जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से सेबी बनी है अब यहाँ पे फ्रॉड होने के कोई चांस नहीं।
दूसरे हमारे पास फंक्शन आ गए, देखो रेगुलेटरी। रेगुलेटरी किसके लिए? मार्केट को क्या करना है? रेगुलेट करना है। मार्केट के लिए काम करती है सेबी। जैसे जो ब्रोकर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रोकर जो काम करते हैं, जो डीमैट अकाउंट खोलते हैं इन्वेस्टर्स का, उनको रजिस्टर करना, यानी कोई भी ब्रोकर जो सेबी से लाइसेंस नहीं है वो मार्केट में काम नहीं कर सकता। दूसरा, रेगुलेट टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी। दो कंपनियां मर्ज हुई, मर्ज होने वाली हैं, क्या उनके मर्ज होने से नुकसान तो नहीं हो रहा मार्केट में? इन्वेस्टर बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे? जैसे आइडिया वोडाफोन मर्ज हुए तो उन डील में 3-4 साल लग गए। क्यों लग गए? सेबी की अप्रूवल लेने में टाइम लग गया। तो टेक ओवर बिड्स को कंट्रोल करती है सेबी। लास्ट है कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फॉर अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन। मतलब कभी भी सेबी के पास राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकती है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमको दिखाओ, हमें आपकी जांच पड़ताल करनी है, हमें कोई संदेह है आप पे, और आप मना भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मार्केट क्या काम करती है? रेगुलेटरी का काम करती है। डेवलपमेंट फंक्शन पे आइए, विकास कैसे करती है मार्केट का? देखो, पहला ट्रेन इंटरमीडियरीज। अब इंटरमीडियरीज कौन है? ब्रोकर इंटरमीडियरीज है, मैंने आपको बताया था डिपॉजिटरी इंटरमीडिएट है। तो जो भी इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में काम कर रहे हैं, जितने बिचौलिए हैं, उन सबको ट्रेनिंग का काम करना, उनको लाइसेंस का काम करना, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम कौन कर रही है? सेबी कर रही है। दूसरा है कंडक्ट रिसर्च एंड पब्लिशेस इंफॉर्मेशन। न्यूज में ऐड देना, टीवी में ऐड देना, कस्टमर को एक तरह जागरूक करना, समझ लो, इन्वेस्टर को जागरूक करना, ये सारा काम करती है सेबी। लास्ट है अंडरटेक मेजर्स टू डेवलप कैपिटल मार्केट। ऐसे कदम उठाना जिससे कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट हो, ऐसे नियम बनाना जिससे कैपिटल मार्केट का क्या हो? डेवलपमेंट हो। यानी ये सारे फंक्शन जितने आपने पढ़े, सारे क्या है? सेबी कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को, हमारी शेयर मार्केट को, इन्वेस्टर को, पैसे की मार्केट को चलाने के लिए बनाती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ सेबी। लास्ट टॉपिक हमारे पास आ गया इस चैप्टर का, और वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी करने के बाद हमारा ये चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट खत्म हो जाएगा और हमारे पास कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा जो इस चैप्टर में बचे, राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी देखो, अगर आपको मैंने फंक्शन ऑफ सेबी करा दिया नीचे और आपको समझ में आ गया तो ऑब्जेक्टिव में डाउट आएगा ही नहीं। क्यों? फंक्शन का मतलब होता है क्या काम करती है सेबी, और जो काम करती है उसी के लिए सेबी को बनाया गया है, समझ गए? वही काम करने के लिए सेबी को बनाया गया, तो वही उसका ऑब्जेक्टिव है। इसी तरीके से आप इस पॉइंट को पढ़ो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। पहला ऑब्जेक्टिव यानी इन्वेस्टर की भलाई के लिए, इन्वेस्टर के अधिकारों के लिए सेबी काम करती है। इन्वेस्टर का नुकसान ना होने पाए, इन्वेस्टर को ऐसा महसूस ना हो कि हमने पैसे लगा दिए, पता नहीं कंपनी कैसी होगी, पता नहीं कंपनी फ्रॉडलेंट ना हो, पता चला पैसे ना खा ले कोई, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सब ना हो। आई मैंने आपको बताया इनसाइडर ट्रेडिंग, खुफिया जानकारी। प्राइस रिगिंग क्या होता है? 10 का शेयर 100 रुपए में, मन मर्जी महंगा, समझ रहे हो? यानी किसी को 10 रुपए का शेयर 100 में, किसी को 10 का शेयर 200 रुपए में, ऐसा नहीं होगा। प्राइस रिगिंग पहले होती थी, अब नहीं। अब जो प्राइस लोकेश को होगा वही मेरे लिए, वही सबके लिए। प्राइस रिगिंग का कॉन्सेप्ट खत्म। अब सेबी ने रूल बना दिए हैं कि ज्यादा आप प्रीमियम नहीं चार्ज कर सकते और शेयर को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट में भी आप नहीं दे सकते, सबके लिए रूल्स बन गए। दूसरा हो गया। तीसरा हमारे पास है टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज मार्केट। ये तो इसका काम ही है, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी एनएससी को रेगुलेट करना, उनको लाइसेंस देना, और सिक्योरिटीज एक्सचेंज को कंट्रोल करना। सिक्योरिटीज से मतलब ये जो हम लोग ट्रांसफर वगैरह करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट है टू प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस इन विच द इशूअर कैन रेज फाइनेंस इन इजी मैनर। टू प्रोवाइड मार्केट प्लेस। अब मार्केट प्लेस क्या है? सिक्योरिटीज मार्केट है, जहां से इशूअर यानी कंपनी कैन रेज फाइनेंस इन इजी मैनर। अब कंपनी को पैसा चाहिए, अरबों खरबों रुपए चाहिए, तो वो कहां से लेगी? मार्केट से लेगी। मार्केट में कौन बैठा है? इन्वेस्टर बैठे हैं, कंपनीज बैठी हैं, कॉर्पोरेट्स बैठे हैं। तो पैसा कैसे उठाएंगे? मार्केट से उठाएंगे। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? सेबी की। सेबी क्या कर रहा है? रूल्स रेगुलेशन बना रहा है, समझ रहे हो? तो ये पूरे काम, इसी काम को करने के लिए, इसी व्यवस्था को मैनेज करने के लिए, इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सेबी को बनाया गया है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। इसी ऑब्जेक्टिव के लिए सेबी काम कर रही है और इसी के लिए इसको बनाया गया है। इसीलिए इसके चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन 5-5 साल में रीअपॉइंट होते हैं, फिर दूसरे चेयरमैन आते हैं, ठीक है ना। तो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड दिस chapter, that is financial market, right?